अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, निहाल हाशमी को सज़ा और 2 वज़रा को तौहीन अदालत के नोटिस और उसके बाद कार्रवाई शुरू होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से अदलिया मुखालिफ बयानिए में मज़ीद शिद्दत आती जा रही है और अब मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी हो चुके हैं अदलिया मुखालिफ तकारीर करने पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि हम डरने वाले नहीं, डराने वाले आकर देख लें कि हम डरते हैं या नहीं, अवाम हमारी रीढ़ की हड्डी बनेंगे। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं, ऐलान भी कर दिए हैं। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जिसके अरकान, जिसके MPs बलूचिस्तान में बागी हो गए अपनी पार्टी की क़यादत से, क्या अब बलूचिस्तान में नून लीग अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर पाएगी? और हम बात करेंगे कि मौजूदा सियासी माहौल में अब नून लीग की सियासी हिकमत अमली क्या होगी। और इसके अलावा शो के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर पाकिस्तान को जो वार्निंग जारी की गई है, पाकिस्तान कितना बाखबर है और हम कितने तैयार हैं इस तरह के चैलेंजेस से निमटने के लिए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून के और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब शो में वक्त देने के लिए। निहाल हाशमी साहब को सज़ा हो गई, दनियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को नोटिस जारी हो गए, अदालत ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, उनको टाइम दिया गया वकील करने के लिए। बेसिकली इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरियम नवाज साहब की तरफ से अदलिया मुखालिफ तकारीर और बयानिए में मजीद शिद्दत आती जा रही है। उनको भी अब नोटिस जारी हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। तो फिर आपकी जमात की अब ये स्टेटेड पॉलिसी है कि बयानिया आपका यही रहेगा, अदलिया मुखालिफी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है, फैसलों के ख़िलाफ़ बात करना या फैसलों पे तनकीद करना ये आइनी हक़ है और फैसले करना जजों का आइनी हक़ है। अब किसी फ़ैसले पे अगर कोई तनकीद करता है तो वो अदलिया के ख़िलाफ़ तनकीद नहीं है और अदलिया के लिए नवाज़ शरीफ के अलावा किसी ने कुर्बानी नहीं दी इनको, इनकी बहाली के लिए और इनको स्ट्रेंथन करने के लिए। जो अदलिया बहाली की तहरीक थी उसमें जो पिवटल रोल था वो मोहम्मद नवाज शरीफ का था। माजरत के साथ जो जजेस का कंडक्ट है उस पर तनकीद हो रही है, उनके रवैये पे तनकीद हो रही है, जजेस की नीयत पे शक हो रहा है। जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं, उनके फैसले में बुग़्ज़ नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? ये तो बराह रास्त आप कह रहे हैं उन जजेस को निशाना बना रहे हैं। मरियम नवाज साहबा जब कहती हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने, यानी कि वो कहती, जजों ने कहा, इमरान खान से कहा कि तुम तो नवाज शरीफ को नहीं निकाल सके, ले क्या पिटीशन हम निकालते हैं, तो ये तो फिर फैसले के खिलाफ तनकीद ना हुई, ये तो बराह रास्त बात ये है कि हो सकता है जिस चीज़ को मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बुग़्ज़ समझ रहे हैं उसे जजेस बुग़्ज़ ना समझते हों। मसलन अगर जजों ने ये कहा कि ये सिसिलियन माफिया हैं, ये गॉड फादर हैं, ये डॉन हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ इसे बुग़्ज़ समझ रहे होंगे। उन जिन्होंने ये कहा हो सकता है वो इसे दुरुस्त ही समझते हों, और लेकिन उसकी तशरीह फिर होनी चाहिए ना। देखें, एक बात कही, रिमार्क्स दिए जिस पे एतराज़ हुआ, या तो उसको वापस ले लेना चाहिए था या फिर ये कहना चाहिए था कि ये नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ना कोई पर्सनल वेंडेटा है ना ज़ाती इंतकाम है, ताकि इस तरह के अल्फाज फिर बाकी लोगों को भी इजाज़त होती, वो हर एक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते। ठीक है, तो ये झूठा किसी को कहना ये आपको इख्तियार नहीं है। तो ये इसे ही पर्सनल वेंडेटा कहते हैं ना, कि आप फैसला करने के लिए बैठे हैं, आप किसी की इंटेग्रिटी का फैसला तो नहीं कर सकते कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन दरोगो है, कौन नहीं है। हो सकता है जो कह रहा वो खुद ही हो। ये तो मेरे भाई बात ये है कि नवाज शरीफ अदलिया के हक़ में है और इसका देखो ना, हर चीज़ का एक सबूत होता है। सबूत ये है कि नवाज शरीफ ने उस फैसले को जो उनको और पूरी कौम को जो नवाज शरीफ के साथ है पसंद नहीं आया, उस पर 4 घंटे में अमल दरामद कर दिया। इसका मतलब है वो अदलिया को तस्लीम तो करते हैं। था कि अमल दरामद ना करते? ऑप्शन तो बहुत सारे निकल आते हैं। अभी ये जो मालदीव में हुआ है, ऑप्शन था ना, तो ऑप्शन होते हैं, अगर ऑप्शन की तरफ जाए ना तो ऑप्शन तो निकल आते हैं ना मेरे भाई। लेकिन उनके जहन में ये बात ही नहीं थी। उनका ठीक है फैसला किया है, मतलब कि वो उस फैसले का नुकसान हुआ इस मुल्क और कौम को, मतलब कि मईशत का पहिया रुक गया,
इन्वेस्टर जो है वो डिस्टर्ब हो गए, भाग गए। इवन सी पैक जो है $22 अरब खर्च हुआ उनका, जी अब हम नहीं करेंगे मजीद, इसलिए कि अब हम इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके बावजूद मान लिया, तो इस अदलिया के तो फिर हक में हुए ना भाई, नहीं ये तो अदलिया के खिलाफ तो ना हुए ना। हुकूमत आपकी बैठी है, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं है, वो तो कहते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि वही मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर फर्क क्या है, वो तो मौजूद है, फिर इसका मतलब है बिल्कुल। देखो ना, हुकूमत तो आपकी है, किसी और की हुकूमत आ जाती कहते हैं जी चले आप हट गए तो ऊपर कोई चीज हो ना तो वो नवाज शरीफ है। हाँ, वो तो कम कहा उन्होंने भाई, असल में तो लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है ना। ये जो तारीखी जलसे हो रहे हैं ये आवाज़ खल्क है, और आवाज़ खल्क ही असल ताकत होती है। तो इसको नकारा खुदा समझ लें तो बेहतर है, ना समझें तो फिर फलाने ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया। साहब मसला यह है कि अब तो तौहीन अदालत की बात नहीं, उससे बात आगे चली गई है। अदालत ने करार दिया है कि अदलिया के फैसलों और जजेस के खिलाफ तहकीर आमेज जुबान का इस्तेमाल आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी के जुमरे में भी आता है, यानी कि आप आइन और रियासत की ताबेदारी से मुनहरिफ हो रहे हैं। भाई देखो, तहकीर जो है ना किसी को भी करने का हक नहीं है, जजों समेत। तहकीर तो कोई किसी की नहीं कर सकता ना। और वैसे तो जजों के तो फैसले बोलते हैं, उन्हें तो बातें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, वो ये कहते हैं कि बरतानिया में ये कानून है, उन्होंने कोर्ट किया चीफ जस्टिस साहब ने 2 रोज पहले, वो कहते हैं कि आप जजेस भी पब्लिकली उन पे जो क्रिटिसिज्म आता है उस पर वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं, वो बेशक करें रिस्पॉन्ड, मैंने कब कहा है, लेकिन आप किसी को सिसिलियन माफिया तो नहीं कह सकते ना भाई। या तो वाकई वो सिसिलियन माफिया, देखें इस मुल्क में माफिया था अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन के दौर में ये जजेस जो थे हाई कोर्ट की दीवारें फलांग के भागे थे या नहीं 12 मई को अगले दिन, और उससे एक दिन पहले जजेस के साथ क्या हुआ। उस आपका जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस देखे ना, वो अदालत तो कह जब धमकियां आई निहाल हाशमी साहब की तरफ से, मैं खुद मौजूद था उस केस की समाज के दौरान ये रिमार्क्स आए थे जब धमकियां आ रही थी कि जमीन तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को पाकिस्तान में रहने देंगे। मैं तो उससे बड़ी बात बता रहा हूँ ना, निहाल हाशमी तो कोई चीज ही नहीं है, चे का शोरबा। मैं तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, वो जाता है, उसको जान से मारने के दरपे हो जाते हैं लोग, ठीक है, और उसको नहीं निकलने दिया जाता। ये बड़ी बात है या ये बड़ी बात है? ठीक है, बात ये है कि निहाल हाशमी ने जो किया उसने तो भुगत लिया ना, ठीक है। बहुत सारे लोग, खादिम हुसैन रिजवी ने क्या कहा था, उसका जिक्र करें ना, फरमाइए ना जरा आप। या परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा कि हम अदालतों पे दबाव डलवा के मैं यहाँ पे आया हूँ, नाम लिया उसने। आपसे तो हम आपका ही जवाब लेंगे। नहीं, मेरा जवाब लेंगे ना तो जब आप दूसरे लोगों का जिक्र करेंगे तो मैं भी फिर पेश करूंगा ना आपकी खिदमत में कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपकी खिदमत में मैं जो पेश कर रहा हूँ वो ये है कि मुझे आप एक बात बताएं कि तहकीर आमेज ज़बान खादिम हुसैन रिजवी की है या मियां नवाज शरीफ की है? मियां नवाज शरीफ तो गंदा लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करता। या इमरान खान ने जो ज़बान इस्तेमाल की, उसने कहा कि ये जजेस पैसों पे बिक गए हैं, इन्होंने ये इलेक्शन रिग किया है। जुबान तहकीर आमेज होने से लाइसेंस तो नहीं मिलता नून लीग को ना कि आप भी तनकीद करें। कोई नहीं, वो तो अपने कंडक्ट के जिम्मेदार हैं। कोई तहकीर आमेज तो हुकूमत में इस वक्त आप पे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आपकी गवर्नमेंट है। बता दें नवाज शरीफ ने कोई तहकीर आमेज किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया, एक लफ्ज बताइए। चले, ये जो कहते हैं कि फैसला जो है ये बुक्स से भरे बैठे हैं मेरे खिलाफ, ये बुक्स पे मबनी था, अनाज पे मबनी था, और ये फैसले कहीं और से सुनाए गए। तलाल चौधरी जो कहते हैं जनाब के मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, की मिसाल देते हो, नवाज शरीफ अवाम में खड़े होके जलसे में कहते हैं ये तलाल चौधरी है, ऐसे नोटिस आ गया है, तो अवाम से तायीद लेते हैं। वो तो तलाल चौधरी को हीरो बना के पेश करने तक। तलाल चौधरी हीरो है ना भाई हमारा, बना के क्या पेश करते हैं तलाल चौधरी? अदलिया की तौहीन के बाद नहीं, कोई तौहीन अब कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ कि तौहीन की है उसने? नोटिस तो जारी किया अदलिया ने। नोटिस का मतलब एस्टेब्लिश हो गया। जब तक फैसला नहीं होगा, आप पहले से फैसले किए बैठे हैं, इसका मतलब आपको किसी ने बताया? अदालत के तहत जारी हुआ ना। ओ भाई, तौहीन अदालत के खिलाफ, आपके खिलाफ आपको नोटिस हो जाए, इसका मतलब आपने वो काम किया नहीं। तो आप कहते हैं कि जो उन्होंने तशबीह दी काबे के बुतों से जजेस को, तो क्या वो मेरे भाई इसका नहीं फैसला आता? होगा ना भी। तो ये तौहीन के जुमरे में नहीं। आपसे पूछ लेते नहीं आता जुमरे में? मैं जज थोड़ी हूँ, मुझे जज बना दो तो मैं बता दूंगा। मुझे जज बनाओ ना सुबह, तो देखो कैसे कैसे फैसले करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा उसने तौहीन की है या नहीं की। सही, चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू मुशाहिदुल्लाह खान साहब से जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक द शो। मुशाहिद खान साहब, इससे पहले कि हम सेनेट इंतखाबात की तरफ जाएँ, 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है। गो के नवाज शरीफ फरीक नहीं बने इसके भी, और नाअहल शख्स के पार्टी सरबराह होने से मुतालिक भी फरीक नहीं बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है नाअहली की मुद्दत 5 साल, 10 साल या फिर ताहयात ही डिक्लेयर पाती है तशरीह सुप्रीम कोर्ट की तशरीह में। तो मियाँ नवाज शरीफ का सियासी लायामल क्या होगा? क्योंकि मियाँ साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन लड़ना उनका बुनियादी हक है, कोई नहीं रोक सकता। क्या होगा लायामल, वो क्लियरली क्या करना चाहते हैं? देखें, जब फैसले होंगे तभी होगा ना। फिलहाल तो जिन जजों ने उनके खिलाफ ऑलरेडी फैसला दे दिया है, मतलब कि पनामा करके अकामे पे, कि जो वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, अकामा निकला है, ठीक है। तो जिन जजों ने ये फैसला किया है, वो जज अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो नवाज शरीफ को पेश होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें सब मतलब के उनके ये मसाइल रहे नहीं हैं, वो इससे मुबर्रा है, इस बात को समझना चाहिए। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मुबर्रा है वो? नहीं, इलेक्टोरल नहीं जी, ना होने के बावजूद ये ख्वाहिश हो सकती है आपकी या किसी और की। ख्वाहिश किस लिए होगी? मेरा तो सवाल है आपसे। नहीं, सवाल ही है ना, तो ये ख्वाहिश पे मुनसर होते हैं ना बात सवालात। तो ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, और ख्वाहिश रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना, वो अवाम की सियासत कर रहे हैं। इस वक्त मकबूल तरीन सियासतदान हैं वो। पाकिस्तान की तारीख में जो अभी जलसे शुरू हुए हैं, हर जलसा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तारीखी हो रहे हैं, इतने बड़े कभी हुए नहीं हैं। तो मतलब कि ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि पार्लियामानी पॉलिटिक्स छोड़ देनी है उन्होंने, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स छोड़ देनी है, नहीं छोड़नी। और मैं आपको एक बात बताऊं, पेशावर के जलसे, जी आप बात करें। एक बात सुनाऊं, मियाँ नवाज शरीफ को 27 साल कैद हुई थी या नहीं हुई थी? मियाँ नवाज शरीफ को हाईजैकर डिक्लेयर किया था या नहीं किया? बिल्कुल फैसला। मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस हुआ था या नहीं हुआ था? ये सारी चीजें हुई, इसके बावजूद वजीर आजम बन गए वो। पर उम्मीद है आपके दोबारा आएंगे मियाँ साहब। और जिन लोगों ने ये किया था, इरशाद खान थे ना उनके दौर में, जिन्होंने अमेंडमेंट की, यानी कि इजाज़त दे दी थी। आपने तौहीन की तो बड़ी बात की। क्या जिस शख्स ने एक ताले आजमा जर्नैल को, जो लंदन में बैठ के कहता है कि मैं अदालतों पे दबाव डाल के यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ, उसको अमेंडमेंट का इख्तियार दिया, क्या वो तौहीन नहीं थे? क्या मतलब के डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को ईजाद करना अदालत की तौहीन नहीं है? तौहीन तो अदालत के अंदर माजी तो गुजर गया, वो तो चीफ जस्टिस भी कहते हैं कि हजरत को हमने दफन कर दिया हमेशा के लिए। को मानते हैं, हम अदालतों को क्यों मानते हैं कि हम ये समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो पिलर ऑफ द स्टेट है, और इनके सही या गलत फैसले वो हमने सबूत भी दे दिया है, हमें पसंद हो या ना हो, हम उस पर अमल दरामद जरूर करेंगे। वो तो मियाँ साहब जो आप बात करते हैं कि वापसी वाली बात कर रहे थे, उसका उन्होंने थोड़ा सा एक टीजर दिया था अपने पेशावर के जलसे में कि इतने ज़्यादा वोट हैं नून लीग को, ताकि पार्लियामेंट में हमारे इतने बंदे आ जाएं कि मैं दोबारा वापस आ सकूं, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन सकूं। यानी कि आपका प्लान आपका ये है कि आपकी सीटें अगले इलेक्शन में इतनी ज़्यादा आए कि आप अमेंडमेंट करके मियाँ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बना लें, उनको अहल करवा लें, आप दोबारा नाअहलियत उनकी ख़त्म करवा लें। आईनी है प्लान, अगर प्लान है भी ना, इस आइन के तहत फैसले कर रही है ना अदालतें, किसी को पसंद हो या ना हो, आईनी इख्तियार है ना। अगर हमें आईनी इख्तियार देता है आइन के इस बात का कि नवाज शरीफ को दोबारा ला के वजीर आजम बनाए, इस पे भी आइन में बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है, इसको छोड़ दें। सही, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आइन के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ अकामा निकाला गया है, उस आइन के तहत ही बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो होने चाहिए। वापसी की, ठीक, चले, वो होने चाहिए। सेनेट इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तकरीबन तमाम जमातों ने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए, आपकी पार्टी ने भी कर दिए हैं। तो बलूचिस्तान में जो MPs आपके बागी हो गए थे, नुकसान जो हुआ, नून लीग कितना बड़ा नुकसान है, जो आपके अहदाफ थे सेनेट इलेक्शन में, इतनी सीटें आप लेंगे, वो अहदाफ अब पूरे हो जाएंगे क्या? बात यह है कि जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, 3 स्टेटमेंट बड़े अहम हैं इस पे। एक जरदारी साहब का, बिल्कुल, मतलब ये शायद पाकिस्तान की तारीख के वाहिद लीडर हैं जो हार्स ट्रेडिंग करके कह रहे हैं कि हाँ मैंने की है, जिसने जो करना है कर ले। मतलब कि एक तरफ भुट्टो का नाम लेना, बीबी बेनज़ीर का नाम लेना, और उसके बाद वहाँ पे बंदा बैठाना पैसों के साथ। और हुकूमत देखें, जब हमारी 2013 में हुकूमत आई है ना, तो उस आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल पार्टी की हुकूमत थी ना, हम गिरा सकते थे ना उसको, हमने नहीं गिराई ना।
तो कौन जमहूरी हुआ, कौन गैर। अच्छा, ये चंद महीने पहले गिरा के अपना मुंह काला करा रहे हैं, मिलना इन्हें कुछ नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप बलूचिस्तान के लोगों को अपनी जागीर समझते हैं? आप बलूचिस्तान के MNAs और MPs को ख़ास तौर से आप उनके सौदागर बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप समझते हैं उनका कोई ज़मीर नहीं है? अभी सेनेट के इलेक्शन होंगे ना, उनको कितना नुकसान हुआ सीटों का इन टर्म्स ऑफ सीट्स सेनेट में? चूंकि आप तो है कि पैसों से आप किसी को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। हमें ये बताया कि उनका मोची दरवाजे में जलसा कैसा हुआ है, या NA 120 में 1400 वोट उन्हें क्यों मिले हैं। ये सवाल है उनके सोचने का। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूं कि बलूचिस्तान के लोग कोई बाजार में बिकने वाली शय नहीं है जिन्हें आप खरीद के इस मुल्क में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। कैंडिडेट से मुतल्लिक भी बात करते हैं। सेनेट में आपने टिकट जारी किया, जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को आपने टिकट जारी किया सेनेट का। PCO जजेस तो काबिल कबूल नहीं है, तो PCO सियासतदान क्यों काबिल कबूल है? PCO सियासतदान वो कैसे हुए भाई? मुशर्रफ के साथ वो भी मौजूद थे, सारे अमल में मौजूद थे भाई। मुशर्रफ के साथ तो और भी मौजूद थे ना। तो चीज़ ये है कि जब फतह मक्का हुआ था तो बहुत सारे लोग जो मौजूद नहीं थे फतह के वक्त, तो फतह मक्का के बाद मौजूद थे ना। तो बात यह है कि वो मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो एक इंतहाई अहम आदमी है CPAC के हवाले से। वो बेसिकली टेक्नोक्रेट हैं, पॉलिटिशियन उस लिहाज से हैं, पॉलिटिशियन भी वो। और उन्होंने बड़ा अच्छा मुल्क के हक़ में काम किया है पिछले एक तवील अरसे से। और ये जो CPAC हुआ है उसके अंदर बाद में भी उनका बड़ा अच्छा रोल है। तो अगर वो उनकी ख्वाहिश है हमारी तरफ हाथ बढ़ाने की, तो आप क्या समझते हैं हमें हाथ झटक देना चाहिए? कुछ नजरिया ज़रूरत का यहाँ पे भी तनकीद आती है ना कि आपने जनाब 17 साल से वो उस तरफ रहे, अभी आए जनाब, जब सेनेट का इलेक्शन आया तो वो आपकी तरफ आके बैठ गए जनाब टिकट के लिए। ये नजरिया ज़रूरत जो है ना, ये सवाल आप मुशाहिद हुसैन साहब से करें। वो अगर कोई हमारी तरफ आना चाहता है, देखें अगर हम अपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दें तो 8-10 आदमियों के साथ असम्बलियों में बैठे होंगे ना। आप यही चाहते हैं क्या भाई? बात यह है कि हमारे साथ अगर कोई शामिल होना चाहता है तो हम कैसे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन हमारे मंशूर पे आ रहे हैं ना आपके साथ जो भी किया, मियां नवाज शरीफ की सोच और उनके मकासद को अपना ऑब्जेक्टिव बना के सामने आ रहे हैं ना। कुछ चौधरी शुजात हुसैन के मकासद को लेके तो नहीं आ रहे हमारे पास। उनके मकासद सर्व किया ना 17 साल उन्होंने मकासद सर्व करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे गए। उनके कोई मकासद ही नहीं थे। मकासद तो असल इधर है, तो जिधर मकासद है बड़ी देर के बाद में समझ आई कि सर्व किया जा रहा है। हाँ तो ठीक है। और ये इसाक डार साहब को आपने टिकट जारी किया है पंजाब से, तो वो फिर उसी तरह के सेनेटर रहेंगे जिस तरह के वो अपने आखिरी टाइम में वजीर खजाना रहे? देखो वो जैसे भी सेनेटर तो अदालत ने मफरूर करार दिया, अदालती मफरूर है वो। मफरूर है तो क्या हुआ? मफरूर का मतलब क्या होता है? अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, पेश नहीं हो रहे अदालत में। मफरूर तो मुशर्रफ भी मफरूर है, पार्टी बना के बैठा हुआ है, उसको किसी ने कुछ कहा है, उस पर तो कोई प्रोग्राम भी अब नहीं होता। बात यह है कि आइन, मेरी बात सुने ना, क्या आप सिर्फ ये देखें कि क्या आइन इसहाक डार को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है या नहीं देता? अगर देता है तो उनका ये फंडामेंटल राइट है। मैं और आप क्या हो, कौन होते हैं पूछने वाले के क्यों लड़ रहे हैं या क्यों नहीं लड़ रहे, या कैसे सेनेटर होंगे कैसे नहीं होंगे। इसहाक डार ने इस मुल्क को सर्व किया, ये मैं आपको बता दूं। आज अगर हमारी इकोनॉमी 2013 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है, 2.9 से लेके 5.3 क्रॉस की है, तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल इसहाक डार का भी है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से उसने रुपए की कीमत को कंट्रोल किया, करती है किसी पार्टी की, किसी गवर्नमेंट की अफराद था ना भाई, अफराद नहीं तो काम तो मैटर करता है ना। मुझे शॉर्टली बताएगा एक रज़ा रब्बानी साहब को पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है सेनेट का, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी भी चाह रही है अपना चेयरमैन लाए, अगर रज़ा रब्बानी साहब आते उम्मीदवार, तो क्या नून लीग पिछली मरतबा की तरह इसका सपोर्ट करेगी या फिर आप अपना उम्मीदवार लेके आएंगे? बात यह है कि ये जब मतलब के बनेगी, जब नंबर चांद चढ़ेगा तो फिर दुनिया देख लेगी ना भाई। अभी पहले सेनेट तो बनने दें, उसके बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ इस वक्त कि रज़ा रब्बानी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट है। उसने बड़ा अच्छा रोल एज चेयरमैन सेनेट जो है अदा किया है। लेकिन वो बहरहाल आसिफ जरदारी के टिकट पे आएंगे। आसिफ, वो उनकी बदकिस्मती ये है कि इतना बड़ा डेमोक्रेट का जो लीडर है वो ओपनली हॉर्स ट्रेडिंग करता फिर रहा है
और रजा रब्बानी साहब ना उसका कुछ कर नहीं पा रहे। हालांकि हालांकि रजा रब्बानी साहब के टिकट पर ही आए थे जब आपने उन्हें सपोर्ट किया था। पिछली दफा उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत नहीं गिराई थी ना भाई। सही, चले सिर्फ बलूचिस्तान की हुकूमत गिराना ही उनका एक बुरा नहीं, तो जाहिर है रिकॉर्ड तो देखना पड़ता है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नून लीग की सियासी हिकमत अमली क्या होगी, पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं ये किस तरह से हल होंगे, चूँकि आम इंतखाबात करीब है, बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। मुशाहिद खान साहब, बात कर लेते हैं नून लीग के अंदर इख्तलाफात की। एक तो नून लीग को एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना तो है ही, सियासी इत्तेहाद आपके सामने है, कैसे चल रहे हैं, आगे आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तो नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं आपके रहनुमाओं के दरमियान, वो कितना बड़ा चैलेंज होगा नून लीग के लिए? जिस तरह से चौधरी निसार अली खान साहब और परवेज़ रशीद साहब के दरमियान इख्तलाफात हैं, चौधरी साहब की एहसन इकबाल साहब से नहीं बनती, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब का भी उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हमारी बातचीत नहीं होती, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है पार्टी के लिए? इख्तलाफ और चीज़ होती है, इख्तलाफ राय और नहीं चीज़ सर, होती है। पोस्टर जलाए, एक दूसरे के पोस्टर जलाए गए इनके हलकों में। वो उसको छोड़ दें। चौधरी साहब के हलके में एक एमपी है, नून लीग के एमपी है, नहीं, परवेज रशीद साहब के पोस्टर्स जलाए हैं। जलाने उसको वो तो एहतजाज हुआ उनके खिलाफ, इख्तलाफ राय से बात काफ़ी आगे निकल गई है अब। मैं तो इख्तलाफ राय ही के बाद, मैं देखे ना, मेरी डेफिनेशन और है ना। इख्तलाफ पता है क्या होता है? इख्तलाफ और इख्तलाफ राय में फ़र्क है। इख्तलाफ राय होना सेहत की अलामत है। जमहूरी जमातों में अगर इख्तलाफ राय ना हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन इख्तलाफ जो होता है ना, वो पता क्या होता है? वो लीडरशिप से होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर इख्तलाफ लीडरशिप से हो फिर ये जो है ना थोड़ी सी परेशानी की बात ज़रूर है। लेकिन अगर परवेज़ रशीद हों या ख्वाजा आसिफ हों या चौधरी निसार हों, अगर ये सब अपने आप को नवाज शरीफ को लीडर समझ के ये इख्तलाफ राय कर रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं। हाँ, जिस दिन ये कहें कि हम नवाज शरीफ को लीडर अपना नहीं मानते, फिर ये इख्तलाफ हो जाएगा, फिर इख्तलाफ राय से बात आगे निकल जाएगी। बाकी राय का इख्तलाफ क्यों ना हो भाई पार्टी में? ये इतनी बड़ी पार्टी है, ये कुछ सर्विसेज। तो पार्टी का फेस कौन होगा अगले इलेक्शन में? 2018 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। सरसरी सी अनाउंसमेंट तो की थी मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक, लेकिन वो बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई। तो पार्टी का फेस नवाज शरीफ ही होगा। उम्मीदवार कौन होगा वज़ीर आज़म का? उम्मीदवार की बात करें, वो नवाज शरीफ की जो राय है उसमें सबसे ज़्यादा मुक़द्दस राय होगी, लेकिन पार्टी उसका फैसला करेगी। उन्होंने शहबाज शरीफ की बात की है, उससे पार्टी के लोगों को कोई इख्तलाफ नहीं है। पार्टी के फोरम में उसको रख के उसको वेट करा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का एक बहुत अहम तरीन रोल है 2013 के इलेक्शन को जीतने में भी, जो पिछले 5 साल की उनके पंजाब की कारकर्दगी थी या जो अब है। यानी आपकी बात से जो मैं समझ पाया, शहबाज शरीफ साहब के नाम उन्होंने तजवीज़ किया है, अभी तक फैसला नहीं हुआ, फैसला पार्टी ने करना है। फैसला देखें, मैं ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल बात करता हूँ। देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली वो पार्लिमानी पार्टी करती है। पार्लिमानी पार्टी तो अगले इलेक्शन के बाद बनेगी ना। हाँ, जब लेकिन पार्टी के अंदर तो आप पहले पिच कर देते हैं ना, ये हमारे कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बात वो तो ठीक है ना, लेकिन मैंने तो टेक्निकल बात की ना कि जब इलेक्शन के बाद कितने हमारे बंदे जीतेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी एक पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी। ये एक कानूनी तरीका है बनाने का। कानून में बाकी मैंने ये भी तो कह दिया ना भाई, पॉलिटिकल बात तो मैंने कर दी ना कि नवाज शरीफ की राय जो है वो बड़ी मुकद्दस है हमारी पार्टी के लिए। बस एक और बड़ी अहम बात है, जिस साजिश की आप बात करते रहे सारे प्रोसेस के दौरान, धरनों को भी आप साजिश से जोड़ते रहे, अपनी नायली को भी। पीर निज़ामुद्दीन सियालवी ने जो इंकशाफात किए हैं गुज़श्ता हफ्ते, उन्होंने पसे पर्दा कुव्वतों की बात की कि वो उन्हें फोर्स कर रही थी कि आप एहतजाज को धरने में कन्वर्ट कर दें। तो ये बड़े अहम उनके इंकशाफात थे। क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए इसकी? तो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना के तहकीकात नहीं करेंगे इसकी? तहकीकात हो या ना हो, लेकिन ये सिर्फ पीर सियालवी साहब ने तो बात की है। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई ने बलूचिस्तान के बारे में बात की है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बलूचिस्तान के बारे में बात की है। और ये समझना, पहले एक ज़माने में अमल होता था, उसका रद्द अमल भी नहीं होता था, पता भी नहीं लगता था। अब चीज़ें पता तो लग रही हैं ना। जब चीज़ें पता लगनी शुरू होंगी तो इवेंचुअली फिर इसके फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भी बनेंगे इवेंचुअली। अभी तो ये आपकी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, चूंकि आपकी गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। मियाँ साहब ने तो कहा था कि अगर
पसे पर्दा कार्रवाइयाँ ना रुकी तो पर्दा उठा देंगे। भाई मियाँ साहब जो है ना, मियाँ साहब तो पसे पर्दा कार्रवाई के नज़र हुए हैं ना। आप हमारी जिस गवर्नमेंट को कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट तो इसका शिकार हुई है ना, पसे पर्दा कार्रवाई का। समझ गए आप? तो मियाँ साहब पर्दा जब उठाएंगे तो वो ज़रूर उठाएंगे, और वो उठा भी रहे थोड़ा थोड़ा। किसने की थी कार्रवाई ये पसे पर्दा? किसने की थी कार्रवाई पसे जो पर्दा? पसे पर्दा कार्रवाइयाँ हमेशा करते रहे उन्होंने ही की थी, और किसने की थी? कोई गवर्नमेंट में बैठे अनाउंस कर दें, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना लें एटलीस्ट तहकीकात के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर भी गिला करते हैं कि किसी ने जनाब वहाँ दबाव डाला, ये हुआ वो हुआ, तो वो नहीं नाम लिया, नाम भी लिया। वो एक्ट कर सकते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर वो एक्ट भी कर लेंगे ना जब वक्त आएगा। देखो ना, चीज़ ये है, जब हम एक्ट करना शुरू करते हैं ना, तो फिर सारे लोग जिनके खिलाफ एक्ट हो रहा हो ना, उनके साथ खड़े हो जाते हैं जाके। मीडिया का भी इसी डर से आप एक्ट नहीं कर रहे? मीडिया का भी नहीं, जाहिर है हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक्ट किया था ना, तो ज़रा निकाल के देखे ना ज़रा टॉक शो सारे उस वक्त की सारी सियासी जमातों का मौक़िफ़ देखें कि जी एक आदमी के ख़िलाफ़ क्यों कर रहे हैं जी, आप 1947 से क्यों नहीं कर रहे, आप फलाने के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कर रहे। भाई एक कहीं ना कहीं से शुरू होगा ना। हमने पहली पार्टी है जिसने ये सिलसिला शुरू किया है, जो आप कह रहे हैं ना बनाए, हमने तो करके दिखाया है। हमने तो आर्टिकल 6 लगा के दिखाया है। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है। ये जो पैसे लेके फिर रहे हैं ना बोरियां, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं है कि ये काम कर सकते हैं। जाम तक भी पहुंचा देते, जाने दिया उसको। ये कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद 1.5 साल तक दुबई में इनकी मतलब के गाड़ी खड़ी रहती है, वहीं से ब्रेक वहीं पे लगती है ना। शॉर्टली क्विकली बताइएगा, जो MQM में चल रहा है सिलसिला, आपने कोई जलसा भी करना है कराची में जाके, ये क्या चल रहा है मामला? कभी दूरियां कभी करीब आ जाते हैं, सेनेट इलेक्शन के मामले पे तकसीम बार बार। बात भाईजान ये है कि मैंने जो उस वक्त कह रहा था ना आपने बीच में से, कि सिसिलियन माफिया डॉन या गॉडफादर हमें कह दिया, जिन्हें कहना चाहिए था उन्हें तो नहीं कहा ना। देखो ये जो होता है ना, डॉन जो होता है या माफिया जो होता है, ये जब टूटता है तो वो होता है जो अब कराची में हो रहा है। इनके यहाँ रिसोर्सेज की जंग शुरू होती है। आपने कराची का सवाल किया ना, और ये सेनेट भी रिसोर्सेज है ना, सेनेट की सीट पर इलेक्शन हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा मुल्क में और मुल्क से बाहर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अब ये लड़ाई हो रही है, ये सारे लोग अल्ताफ हुसैन के साथी हैं ना भाई, ये कोई नए नहीं है। यानी फायदा पीपल्स पार्टी उठाएगी, जो वो कहते हैं कि MQM की तकसीम का फायदा हम उठाएंगे। यहाँ पर देखें, पीपल पार्टी जिसको फायदा समझती है वो उनका नुकसान है। यही तो मसला है आज। सही है। वो जिसको आज नवाज शरीफ के जलसे में लाखों लोग क्यों आ रहे हैं, उसकी एक वजह पीपल पार्टी भी है, आसिफ जरदारी भी है, इमरान खान भी है। ठीक है। कि जो जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए कि हम नायल करा देंगे फलाना। ठीक, यानी आप सियासी मैदान में मुकाबला करते नहीं है हमारा। लोग आपके जलसों में आ रहे हैं। नाज़रीन जहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक, चूँकि वजारत भी है मुशाहिदुल्लाह खान साहब की, और सख्त एक अलार्मिंग एक रिपोर्ट आई है ADB की, इससे मुतालिक बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। और अब बात हो जाए एशियाई तरक्याती बैंक की उस रिपोर्ट से मुतालिक जिसने पाकिस्तान से मुतालिक इंकशाफात किए काफ़ी अहम, के पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली दहशत गर्दी से भी बड़ा खतरा बन चुकी है। इस बारे में रिपोर्ट देखते हैं सारा तीक की, उसके बाद बात करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात के सबब 2050 तक पाकिस्तान में औसत दर्जा हरारत 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जबकि साहिली इलाकों पर समंदरों की औसत सतह बढ़कर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की हालिया रिपोर्ट, जिसको पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता डॉक्टर कमरुज़्ज़मा चौधरी ने मुरत्तब किया है, में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 बरस में सालाना हीट वेव्स यानी शदीद गर्मी की लहरों में 5 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पाकिस्तान में गर्मी बढ़ने से दरियाओं के पानी के बखरात बनने का अमल बढ़ेगा, जिससे पानी की किल्लत होगी और इसका बराह रास्त असर मुल्क की ज़राई पैदावार पर होगा। मौसमियाती तब्दीलियों की मनफी असरात को कम करने के लिए पाकिस्तान को एक जानिब तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को 20% कम करना होगा, लेकिन दूसरी जानिब आबो हवा के मसाइल हल करने के लिए इसे सालाना 7 से 14 अरब डॉलर की जरूरत है। सारा अतीक, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, जो रिपोर्ट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की, बताया गया कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली जो है वो उसमें अब शिद्दत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मियों का मौसम भी शिद्दत की तरफ जा रहा है, सर्दियों का भी शिद्दत की तरफ जा रहा है, और हर साल 0.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा, और कुछ सालों बाद 3 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक एक रिपोर्ट है पाकिस्तान से मुतालिक।
जी ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये ख़तरा, और ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं है। देखें मैं आपको बताता हूँ कि आज के लिए जो कॉप हो रही है ना हर साल, जो अभी लास्ट बोन में जो ये 40,000 लोग 33,000 डेलीगेट्स थे, इनका जो फंडामेंटल इशू होता है वो ये है, इस कॉन्फ्रेंस का भी यही था कि 2050 में दर्जा हरारत हमने 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। अब ये जो रिपोर्ट आई है कमरुज़्ज़मा चौधरी कमरुज़्ज़मा साहब की एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, उसके मुताबिक हमारे यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सीड, उनका जी 3 हो जाएगी। दुनिया में 2 की बात हो रही है और वो कह रहे हैं 2 से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब है उन्हें खदशा है कि 2 से बढ़ सकती है। तो ये जो रिपोर्ट आई है ये ऑलमोस्ट वही बात है कि 2 से बढ़ सकती है, यहाँ 3 हो जाएगी। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके हम जिम्मेदार नहीं है। आज भी 30% कोल जो है फॉसल फ्यूल ही इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये सारा कुछ हुआ है। ये दर्जा हरारत भी बढ़ना शुरू हो गया और ग्लोबल वार्मिंग हुई है। 30% कोल पे है अमेरिका, 45% पे है इंडिया, सुने 45% पे है इंडिया, 60% से ज़्यादा पे है चाइना। हमारा जो गैस एमिशन में हिस्सा है वो 0.80 है और कोल में उससे भी कहीं कम है। हमारा 2-3 प्रोजेक्ट हैं छोटे मोटे हमारे, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बात ये कि हमारे जो सारा कुछ हो रहा है ना उसमें हमारा कसूर नहीं है, उसमें दुनिया का कसूर है। ये जिन लोग ममालिक का, मैंने अमीर ममालिक का जिक्र किया ना जिन्होंने फॉसल, हमारा अपने मुल्क की हद तक ये तो है कि जंगलात हमने ख़त्म कर दिए। मेरी बात तो सुन लेना भाई, मैं तो बड़ी मोटी बात फंडामेंटल बात कर रहा हूँ ना। ये बात दुरुस्त है, जंगलात तो हमारे ख़त्म हुए हैं, लेकिन जंगलात ख़त्म होते या ना होते, अगर हमने गैस एमिशन नहीं की तो जितनी गैस एमिशन की है उतना ही होना चाहिए था। लेकिन हम दुनिया के 10 ममालिक में जो तबारक कारियों का शिकार हैं उसमें हमारा 7वां नंबर है, जबकि हमारा वैसे कोई हिस्सा ही नहीं है गैस एमिशन में। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि जिन लोगों ने अपनी इकोनॉमी ठीक की, जो आज अमीर ममालिक कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी, उसका फॉल आउट हमारे पे आया है। फॉल आउट इतना नहीं आया जितना हमारे पे, लेकिन अब हमें खुद तो करना है। आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम मेयर्स क्या लेने जा रहे हैं, मुझे फाइनली बताएगा। चूंकि आज मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, फाइनली देखें इसके मेयर 2-3 हैं। एक तो फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करे। मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट का 8% क्लीन एनर्जी पे यूटिलाइज कर रही है और मुख्तलिफ शोबों में, कि जिससे फ़िज़ाई आलूदगी कम हो। इसकी एक लंबी चौड़ी डिटेल है, ठीक है। मसलन इस वक्त हमारी रिन्यूएबल जो है एनर्जी, जिसमें ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी आती है, ये इसकी तो खैर 2-3-4% होगा, लेकिन जो क्लीन एनर्जी है गैस से, इवन फर्नेस ऑयल की भी क्लीन ही कहलाती है, वो 30 to 40% हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी एक परसेंटेज है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा रेजिलियंस है वो जंगलात अपनी जगह पे ज़रूर हैं। तो केपी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को आप अप्रिशिएट करेंगे, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट उनका? जी, वो सुनामी प्रोजेक्ट अगर वो वाकई सुनामी हो तो जून के महीने में KPK में बर्फबारी हुआ करेगी। तो ये कह रहे हैं 1 अरब 22 करोड़ हमने लगा दिए भाई, जिस दिन लग गए उस दिन तो पाकिस्तान के ये सारे मसले ही हल हो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना तबाहकारियों का शिकार हैं, तो बात वो अब मैं इस वक्त नहीं करना चाहता। वो जितने भी उन्होंने लगाए हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है KPK की, वो 22 करोड़ की बात कर रही है और वो 22 करोड़ भी दरख्त नहीं लगाए, वो कह रहे हैं ग्रो किए हैं। दरख्त लगाना कुछ लगाए हैं, कुछ ग्रो किए, कुछ कुदरती तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ देके ग्रो करवाया गया। ग्रो करना और चीज़ होती है, लगाना और चीज़ होती है। लेकिन मैं मोटी बात कर रहा हूँ। मोटी बात यह है कि अगर इतने दरख्त लग जाए ना तो इस मुल्क का मौसम चेंज हो जाए। ये जो मारगला हिल है ना, इस पे अगर 1.5 करोड़ दरख्त लगा देना तो इस्लामाबाद में हर साल बर्फबारी हो। ठीक, बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब। शो में वक्त निकले नजरीन, आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी मुशाहिदुल्लाह खान साहब की सियासी सूरत हाल पर भी और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक भी। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।